तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था यंग सर ने जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था अपने हाइजीन सर के एजम्पशंस को, और उसमें हमने एंडिंग में एक फार्मूला निकाला था जो फ्रिंज विड्थ होता है उसका फार्मूला हमारे पास क्या आया था। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला x इजिकल टू लैम्डा, आपको याद आ रहा है, कैपिटल डी बट्टा स्मॉल डी। डन है क्या? तो अभी इसमें से बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं एक दो मार्क के, तो आज हम उनके ऊपर स्टडी करेंगे। दैट इज जो फ्रिंज विड्थ है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। आपको देखने में बहुत इजी रहेगा, लेकिन मैं जो सेकंड पॉइंट समझाऊंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। तो फर्स्ट हम केस स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस हम लेते हैं इस कैपिटल डी के साथ। तो आपको याद होगा ऐसे दो सोर्सेस थे हमारे पास, S1 एंड S2। ये जो स्क्रीन का डिस्टेंस था उसे हम कहते थे कैपिटल डी। डन है क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस स्क्रीन का डिस्टेंस। तो लिखते हैं x क्या है यहाँ पे, फ्रिंज विड्थ। डन है क्या? x दैट इज आपका फ्रिंज विड्थ। फिर जो फ्रिंजेस बनेंगे उसके मोटापा, फ्रिंज विड्थ x, फ्रिंज विड्थ डिपेंडेंसी विथ d बोलने से डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द स्क्रीन। तो देख सकते हैं हम एज अगर हम बाकी चीज़ों को कांस्टेंट माने तो हम क्या देख सकते हैं, जो फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, d के ऊपर। तो हम लिख देंगे एज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्सेस टू द स्क्रीन, जैसे जैसे डिस्टेंस सोर्स से डिस्टेंस स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ते रहेगा वैसे वैसे हमारे फ्रिंज विड्थ क्या रहेगा, फ्रिंजेस का मोटा होता रहेगा। तो एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द स्क्रीन इंक्रीजेस द width ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीजेस। पल्ले पड़ा। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपने पहले एक फ्रिंज बनाया ऐसा था, वाइट डार्क, फिर वाइट, फिर डार्क, फिर आया वाइट, फिर आया डार्क, ऐसे करके आपका एक फ्रिंज था। आपने क्या किया, ये जो डिस्टेंस है स्क्रीन का उसको आपने बढ़ा दिया और भी दूर कर दिया, तो तब आपको कैसा दिखेगा, यही चीज़ मोटा हो गया होगा। ये वाइट बना, फिर ये बन गया डार्क, फिर बन गया वाइट, फिर ये बन गया डार्क। पहले पड़ा क्या, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोटा हो जाता है। डन है क्या? तो ये है आपका फर्स्ट केस जो कि बहुत ही ईजी है। अब इसका सेकंड केस देखो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल डी। सो वेरिएशन ऑफ फ्रिंज विथ स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या था याद करो, ये दो सोर्सेस के बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल डी कहते हैं। क्या हम याद आ रहा है? ठीक है, तो लिखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डन है ना? तो इसमें फर्स्ट केस, दो केस समझाऊंगा क्योंकि दोनों में से बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो एज द सेपरेशन ऑफ सोर्सेस इज डिक्रीजेस। कहने का मतलब क्या है, सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस, इन दोनों सोर्सेस के बीच का सेपरेशन कम हो रहा है। दैट इज आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट रिलेशन बनता है। अगर आप बाकी सबको कांस्टेंट मानो तो x प्रोपोर्शनल इनवर्सली टू d आता है ना। सो एज द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस डिक्रीजेस, तो आपका फ्रिंज विड्थ क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ओके, एज द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस डिक्रीजेस द फ्रिंज विड्थ, सेपरेशन कम हो रहा है तो फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज। क्या बात है, हमें समझ आता है? अब देखो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है जो मैं रेड से लिखवा रहा हूँ। नोट, आपने ये जो d है, d को आपने इतना कम किया, इस d को, इस सेपरेशन को इतना कम किया, कम करते 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 क्या लगभग आपने इसको टर्न्स टू जीरो कर डाला। क्या बात है, क्लियर है? आपने d को छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि आप कह सकते हो कि लिमिटिंग केस लग रहा है जहाँ पे d टर्न्स टू जीरो बन रहा है। पहले पड़ा, जीरो के नज़दीक में ला दिया आपने इस d को, सेपरेशन को। तो उस केस में then the fringe width will be so large that we will see only one fringe।
इसका मतलब क्या है, जब हमने डी को इतना छोटा कर दिया, आपने डी को इतना छोटा कर दिया, तब देखो सेंट्रल में क्या ब्राइट बनता था ना, सेंट्रल ब्राइट, आपने इस डी को इतना छोटा कर दिया तो इस केस में क्या होगा, इतना बड़ा फ्रिंज बनेगा, इतना बड़ा फ्रिंज बनेगा कि आपको खाली एक ही फ्रिंज नजर आएगा, दूसरा फ्रिंज नजर ही नहीं आएगा। क्या बात है, क्लियर है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो व्हेन लिमिटिंग केस, जब डी अब बहुत छोटा कर देते हो, देन द फ्रिंज विल बी सो लार्ज दैट वी विल सी ओनली वन फ्रिंज, दैट इज कौन सा, दैट इज ब्राइट। क्या बात है, समझ आया। तो पहला क्वेश्चन, जब आप डी को बहुत छोटा कर देते हो, बहुत छोटा टर्न्स टू जीरो, तो उस केस में आपको कितने फ्रिंजेस दिखेंगे, तो आप बोलोगे वहाँ पे हमें बस एक ही फ्रिंज दिखता है, वो है ब्राइट फ्रिंज। क्या बात है, क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट इसी का, अगर हम इस सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे x क्या होगा, फ्रिंज विड्थ कम होगा। सो एज द सेपरेशन बिटवीन सोर्सेस इंक्रीजेस, दैट इज हम d को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजेस, देन x क्या होगा, ऑब्वियसली इन्वर्सली में छोटा होगा, देन फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। क्या बात है, क्लियर है। अब फिर से इसमें एक और नोट करने वाली बात है, नोट, आपने क्या कर दिया, आपने एक लिमिटिंग केस लिया जहां आपने डी को इन्फिनाइट लार्ज कर दिया। मतलब क्या है, ये जो सेपरेशन है ना, ये जो सेपरेशन है, इसको आपने बढ़ाते 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 बहुत बढ़ा दिया। क्या बात है, क्लियर, बहुत बढ़ा दिया। तो जब ये सेपरेशन इन्फिनाइट होगा तब क्या बनेगा, वो हमें स्टडी करना है। सो लिमिटिंग केस व्हेन डी टर्न्स टू इन्फिनाइट, तब क्या होता है, डन है। देन डी इन्फिनाइट हो गया तो फ्रिंजेस क्या बनेंगे, बहुत ही नजदीक नजदीक नजदीक, फ्रिंजेस का विड्थ क्या रहेगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। देन द फ्रिंजेस बिकम सो स्मॉल दैट we can't able to differentiate between bright and dark fringe, so we see it as white। क्या बात है, क्लियर, मतलब एज ए ब्राइट, वाइट नहीं ब्राइट, सॉरी, एज ब्राइट फ्रिंज। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने इस डी को बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनाइट लार्ज कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपको क्या दिखेगा, आपने इस डी को बढ़ाते बढ़ाते बहुत बढ़ा दिया, तो उस केस में आपको क्या दिखने लगेगा कि ये जो फ्रिंज है वो इतने छोटे छोटे हो गए कि हम उसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे। तो जब हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे तो हम क्या बोलेंगे कि हम एज ए ब्राइट देख रहे हैं उसको। क्या बात है, क्लियर है। तो भाई दोनों बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर कि क्या हमें सेम रिजल्ट ऑब्जर्व करने मिलता है, या फिर क्यों हमें सेम रिजल्ट ऑब्जर्व करने मिलता है जब हम फ्रिंज विड्थ को बहुत छोटा कर देते जीरो के बराबर तब, और जब हम फ्रिंज के जो मतलब जब हम सेपरेशन ऑफ सोर्स को बहुत छोटा कर देते जीरो के बराबर तब, और जब हम उसके सेपरेशन को बहुत बड़ा कर देते हैं इन्फिनाइट के बराबर, तब हमें सेम केसेस क्यों दिखने मिलता है। तो आप ये दोनों आंसर को तब लिखोगे। क्या बात है, क्लियर है। एक क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, अक्सर पूछता है। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है, डन है क्या। अब देखो, तो इस केस में बात होता है कि इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इंटेंसिटी के लिए सेम वही हालत रहेगा आपका। देखो, जब फर्स्ट आपने दोनों सोर्सेस को बहुत नज़दीक ला दिए थे, ए वाला केस के लिए बहुत छोटा कर दिया, तो ये पहला एक वेव था जिसका इंटेंसिटी आई था, एक वेव था इंटेंसिटी आई। तो यहाँ पे जो टोटल ब्राइटनेस आपको एक सिंगल ब्राइटनेस दिख रहा था, सिंगल ब्राइट दिख रहा था, सो इसका इंटेंसिटी हो जाएगा 2 वाइट, जनरल इंटेंसिटी, डन है। इस केस में भी जब आपने सेपरेशन को बहुत दूर दूर कर दिया, बहुत दूर दूर कर दिया, दोनों सोर्सेस को आपने बहुत ज़्यादा दूर रख दिया, इन्फिनाइट दूर रख दिया, तब भी आपको यहाँ पे जो जनरल दिखता है ना, तब भी आप यहाँ पे जो जनरल देखते हो, जो एक आपको ब्राइट दिखता है, क्योंकि फ्रिंजेस बहुत छोटे हो गए होते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो, तो उस केस में आप जो ब्राइट दिखते हो तब भी उसका इंटेंसिटी 2i होता है। क्या बात है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक नोट लेंगे, एक और नोट, जब लिमिटिंग केस में हम d को 0 के बराबर करें, या फिर लिमिटिंग केस में जब हम d को इन्फिनाइट के बराबर करें, देन द brightness is general brightness, या फिर इंटेंसिटी इज जनरल इंटेंसिटी, ठीक है। और वो कितना होगा, दैट इज
ट्वाइस आई, ट्वाइस द इंटेंसिटी। क्या ये बातें क्लियर है? अब एक लास्ट पॉइंट बचता है दैट इज लैम्डा के साथ, तो ले लेते हैं थर्ड पॉइंट हम, वेरिएशन विथ लैम्डा। वेरिएशन विथ लैम्डा। अब देखो सीधा बता रहा है एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? लैम्डा के साथ। इसका मतलब क्या है? अगर आप हायर वेवलेंथ वाले यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा बड़े बड़े फ्रिंजेस दिखेंगे और छोटे वाले यूज़ करोगे तो छोटे छोटे फ्रिंजेस दिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हायर वेवलेंथ लाइट produces bigger fringes compared to small wavelength light। तो अभी आपको पता है कि इसका कहानी क्या है, VIBGYOR। मैंने पहले ही बताया वायलेट का बहुत ही छोटे छोटे वेवलेंथ होते हैं और रेड का काफ़ी बड़ा बड़ा वेवलेंथ होता है। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें से कौन ज़्यादा बढ़िया फ्रिंज बना के दिखाएगा, मोटे मोटे फ्रिंज, तो आप बोलोगे रेड बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लैम्डा काफ़ी हाई है। याद आ रहा है क्या? और वायलेट क्या करेगा? बहुत ही छोटे छोटे फ्रिंज बनाएंगे क्योंकि इसका लैम्डा काफ़ी लो है। तो जैसे कि ये लोग अलग अलग फ्रिंज बनाते हैं तो इसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है। ज़रा इस क्वेश्चन को समझना कि कैसे पूछते हैं वो। ये दोनों सेम सेटअप है, ठीक है, दोनों सेम सेटअप है। ये मैंने एक सेटअप बनाया, डन है, मैंने एक सेटअप बनाया, कुछ ये रहा स्क्रीन। तो हुआ क्या, मैंने यहाँ पे यूज़ किया सपोज वायलेट, राइट, मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्या, वायलेट को यूज़ किया। तो जब वायलेट को एज ए सोर्स यूज़ किया तो मुझे यहाँ पे फ्रिंजेस दिखे, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे से 10 सेंटीमीटर, या जिसे मैं अभी फ़िलहाल x मानता हूँ, मुझे 10 सेंटीमीटर में मैंने वायलेट को यूज़ किया, मैंने वायलेट लाइट को यूज़ किया, तो इसके फ्रिंजेस क्या बनेंगे? बहुत ही छोटे छोटे बनेंगे। तो मुझे 10 सेंटीमीटर में सपोज यहाँ पे दिख गए कुछ 15 फ्रिंजेस। क्या बात है क्लियर है? जिसको मैं N1 मानता हूँ, डन। तो एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछेगा, व्हेन वी यूज़ सम वायलेट लाइट देन वी ऑब्जर्व इन 10 सेंटीमीटर या फिर इन x सेंटीमीटर 15 फ्रिंजेस, डन है। नाउ इफ द सेम सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, मैंने इस सोर्स को भी रेड लाइट से रिप्लेस कर दिया, तो हाउ मेनी फ्रिंजेस वी विल सी इन दिस सेम 10 सेंटीमीटर। क्योंकि वायलेट तो छोटा छोटा बनाना था और रेड क्या बनाएगा? थोड़े मोटे मोटे फ्रिंजेस बनाएंगे, डन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कम फ्रिंजेस बनेंगे अभी, तो कितना बनेगा वो हमें निकालना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल, आप इस लॉजिक को हमेशा याद रखोगे, डन है, कि यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम रखा गया, दैट इज x इज इक्वल टू कितना, लैम्डा डी बाई डी होता है। तो जब हमने वायलेट को यूज़ किया था, इन केस ऑफ वायलेट दैट इज इन 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, वेवलेंथ ऑफ वायलेट लैम्डा वी लिख दिया। कितने बने थे? 15 फ्रिंजेस बने थे, लिट वुड बी N1 हमने माना, जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ। सेम जब हम यहाँ पे रेड को यूज़ करेंगे तो सेम इसी डिस्टेंस में x में कितना बनेगा, तो मान लेते वहाँ पे इंटू नंबर बनेगा जो कि ऑब्वियसली कम होगा, इजिकल टू क्या रहेगा इस बार, लैम्डा आर डी बट्टा डी। ये बातें समझ आया? एनी हाउ यहाँ पे हमें डिस्टेंस x सेम रखने बोला है क्योंकि सेम डिस्टेंस में कितना बनेगा पूछा है, तो हम इन दोनों x को इक्वेट कर लेते हैं। क्या बात है क्लियर? सेम डिस्टेंस में करने बोला है, तो यहाँ पे आ जाएगा N1 लैम्डा ऑफ वायलेट डी बाई डी, वहाँ पे आ जाएगा N2 लैम्डा ऑफ रेड डी बाई डी। अब आप यहाँ से इसको काट सकते हो, काटने के बाद आपको क्या बनेगा, N1 लैम्डा वी इज इक्वल टू N2 लैम्डा आर, डन है। तो यहाँ से आपको N2 कितना निकालना पड़ेगा, तो N2 बाई N1 इज इक्वल टू, इस तरफ लैम्डा बी था और यहाँ लिख दिया लैम्डा आर। तो मैंने बस आपको यहाँ पे दो वायलेट और रेड को लेके दी, मतलब वायलेट और रेड को लेके मैंने बताया। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू यूज़ कर सकते हैं, येलो यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन रेड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसी कॉन्सेप्ट को लगाना, क्योंकि सेम डिस्टेंस में बनाना है तो इनको सेम डिस्टेंस में एक बार निकाल लेना, जो दिया होगा उसका कितना बना है, और सेम जिसका निकालने बोलेगा उसका भी सेम डिस्टेंस में निकाल लेना, फिर इनको इक्वेट करके आप सॉल्व कर लेना। क्या ये बात है क्लियर है? अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है कि क्या हमें फ्रिंजेस देखने मिलेगा अगर हम यहाँ पे वाइट लाइट को यूज़ करते हैं, तो डन है क्या? सो याद रखना, जब आप
यहाँ पे वाइट लाइट को यूज़ करोगे। एक और नोट, व्हेन वी यूज़ वाइट लाइट एज अ सोर्स, जब हम यहाँ पे वाइट लाइट को, हमारा जो नेचुरल लाइट है उसको जब हम एज ए सोर्स यूज़ करते हैं तब हमें कैसे फ्रिंजेस दिखते हैं। सो याद रखना वाइट लाइट के अंदर क्या है, पूरा विबज्योर होता है। पूरा विबज्योर रहेगा मतलब क्या है, पूरा विबज्योर ब्रेक होके ऐसा सीन रहेगा। यहाँ पे वायलेट वाले बना रहे हैं अपने छोटे, फिर आएंगे अपने, मान लो कि मैं ग्रीन वाला को ले रहा हूँ, तो फिर अपने ग्रीन वाले बनाएंगे और थोड़े बड़े, ठीक है। फिर अपने रेड वाले भी रहेंगे, वो भी बनाएंगे अपने और थोड़ा बड़े। तो कहना क्या चाहते हैं हम कि इस तरह 7 कलर है, तो 7 कलर आपस में मिलके फ्रिंजेस बना देंगे, ठीक है। तो व्हेन वी यूज वाइट लाइट एज अ सोर्स वी सी कलरफुल फ्रिंजेस। तो हम क्या कलरफुल फ्रिंजेस देखते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि कौन सा पॉइंट डार्क बनता है, कौन सा पॉइंट रेड, मतलब कौन सा पॉइंट डार्क है और कौन सा पॉइंट ब्राइट है, क्योंकि ये लोग एकदम मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, कलरफुल कॉम्बिनेशन बना देते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी यूज वाइट लाइट एज अ सोर्स वी सी कलरफुल फ्रिंजेस एंड कांट डिफरेंशिएट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क, और डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कौन सा पॉइंट ब्राइट बन रहा है, कौन सा पॉइंट डार्क बन रहा है। तो इसलिए याद रखना, इस एक्सपेरिमेंट को अगर आपको करना है तो आप वाइट लाइट यूज़ नहीं करोगे, हम क्या यूज़ करेंगे, ओनली मोनोक्रोमेटिक लाइट। सो यहाँ लिख देते हैं कि इंटरफेरेंस इज ओनली ऑब्जर्व्ड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल वेवलेंथ वाले क्या रहेंगे, आइदर आप ग्रीन यूज़ करो, आइदर आप रेड यूज़ करो, आइदर आप येलो यूज़ करो, लेकिन आप कभी भी वाइट लाइट यूज़ नहीं करोगे। वाइट लाइट यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पे रेनबो दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, फ्रिंजेस को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। क्या ये बातें क्लियर है हमें? और जब भी हमें करना है मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करना है, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 2 बनते हैं, ठीक है। जब हम डिस्टेंस को, स्लिट के बीच के डिस्टेंस को छोटा करते जाएंगे तब भी एक ही बनेगा, दैट इज ब्राइट, इंटेंसिटी 2i। जब हम उसको बड़ा करेंगे तो जो फ्रिंज हुई थी इतना छोटा बन जाएगा कि हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, तब भी हमें दिखता है कंप्लीट ब्राइट। क्या बात है, क्लियर है, डन है। और ए वाला पॉइंट कि कैसे निकालना है, बोल देंगे आपको कि सेम डिस्टेंस है, इसमें जब वायलेट यूज़ कर रहे थे तो 15 बन रहा था, और इसको मेंशन भी नहीं करेंगे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर बोलेंगे। इन द सेम डिस्टेंस व्हेन द वायलेट लाइट इज यूज्ड then 15 fringes are formed, then how many fringes will be formed if the source is replaced by red light। तो यही फंडा, क्योंकि सेम डिस्टेंस में पूछता है वो, क्या बात है। तो इस फंडे को आप लगा लोगे, वायलेट दिया है तो वायलेट यूज़ कर लेना, जब रेड दिया है तो रेड यूज़ करना, जब ग्रीन दिया है, येलो दिया है, जो भी दिया है आपको पता होना चाहिए। और वेवलेंथ तो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में दे देते हैं। क्या बात है, क्लियर है। तो आई होप आपको पूरा यंग क्या बोलते हैं हाइजीन के कैसे प्रेड किया था, यंग ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, और उसमें से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पूरा बढ़िया से समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम जो टॉपिक में जंप करेंगे वो है डायफ्रैक्शन। तो मिलते हैं उस टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।